आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 40। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। वह जानता था कि गेसू के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसू अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताज के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसू है कि माथे पर सिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसू ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसू को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसू है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल के धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा सा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसू की आवाज डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियां पर हल्की सी पानी की लहर दौड़ गई। दर्द तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे वह वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदों को और मजबूत न कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल की ऊंचाई न दे, तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं की आसरा देखेगी चंदर भाई। लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोशी रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे। आज न सही, कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे ही एक जिंदगी उनके बिना कट जाएगी। लेकिन उसके बाद तो मेरे होकर ही रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसू की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछे तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितने दर्द उमड़ने सा लगा। गेसू उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुंच चुका है? जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुंच गया। लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिता जला दी। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसू चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों मैं सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको सलाम करने गया था? याद है, चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसू ने एक सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास पर लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते, और वह चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसू का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा के ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसू क्यों इतनी लज्जित कर रही हो? मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है। और पिछले महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिख दिया। गेसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके जाने कितने दिनों की बात याद आ रही है। गेसू हंसी और बैठ गई।
चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंद्र भाई, सुधा अभी भी उतनी ही सूख है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूं, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हो। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूं इसी घर में, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी, आज जाने कैसे अकेले आने की इजाजत दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊंगी तो आइएगा जरूर। हाँ आऊंगा गेसु, जरूर आऊंगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया, रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहां कहां मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मरड़ाया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष, वह सड़ा हुआ गला हुआ शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गले में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहाकर आया तो शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखता हुआ बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त पड़ा रहा। भैया आज घूमे ना जाबू? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इसी कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगी। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा, तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे न कहा हो, तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना, तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे बच्च पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लान पर टहल रहा था। पम्मी आई, उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आई क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लान पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा, चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने की तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया,
न अलके बिखेरी और न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षक को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गुणतम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष में सिर टिकाकर अपने दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई भावना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार आरंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बैठा दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है, क्यों? चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी, यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी, और उसे वह तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बाहुपास में जहर न हो, तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।